हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाय के लिए एक बहुत ही चटपटा सा स्नैक्स जिसे हम आधा कप मूंग दाल के साथ में बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें आधा कप मूंग दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। उसके बाद ये फूल जाएगी और थोड़ी सी नरम हो जाएगी और इसको पीसने में हमें आसानी होगी। तो इसका जो पानी है वो हमें निकाल देना है और उसके बाद इस दाल को हम जार में डालेंगे। साथ में ही 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो और अगर आपको हरी मिर्ची नहीं डालनी है तो आप यहाँ काली मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना, 2-3 टेबल स्पून पानी इसमें हमें अभी ऐड करना है। बस ढक्कन लगाकर अब इसे अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा दरदरा पेस्ट होगा तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ज्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए, इससे जो स्नैक्स है वो हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो पीसने के बाद अभी जो पेस्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट मैंने तैयार किया और इसको मैंने पीसने के लिए सिर्फ 3 टेबल स्पून पानी लिया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो हमें बाइंडिंग के लिए इसमें ज्यादा आटा डालना पड़ेगा और फिर हमारी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अभी इस पेस्ट को हम एक परात में या किसी बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी। यहाँ पर अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप उसे एक बार मिक्सी में पीस के फिर यूज करना। अब अगर आपको सूजी नहीं यूज करनी है तो आप यहाँ चावल का आटा भी ले सकते हो। साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके ऐड करना है, इसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा बढ़िया आएगा। 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इसको हल्का सा क्रश करके ऐड करना है, इसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा बढ़िया आता है। हो सके तो थोड़ा सा भून के ऐड करना, उसका और भी ज्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक और आधी छोटी चम्मच ही सादा नमक। यहाँ पर सादा नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे देसी घी, इससे जो हमारा ये स्नैक्स है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगा, खाते समय ज्यादा कड़क नहीं लगेगा। तो अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें लेना है गेहूं का आटा और इस आटे को पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से गूंथ के एक चिकना और टाइट आटा लगा लेंगे। यहाँ पर हमें पानी यूज नहीं करना है, जो हमने दाल पीसी है उसी में ही दाल को पीसना है। आटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो दाल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मुझे यहाँ करीबन 1.5 कप गेहूं का आटा लगा। तो अभी गूंथने के बाद आप देख रहे हो आटा जो है थोड़ा टाइट है, तो ऐसा ही टाइट आटा लगाना है। इससे जो हमारी मठरी है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगी और बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी और ना ही सोगी बनेगी। तो इस तरीके से आपने टाइट आटा ये लगाना है और अभी इस आटे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के बस इसे हम अच्छे से कवर करके रख देंगे करीबन 5-7 मिनट के लिए। अब जब तक आटे को हमने रखा हुआ है, हम इसके लिए साटा बना लेंगे। तो उसके लिए हमें लेना है 2 टेबल स्पून देसी घी और इस घी के अंदर हम करीबन 2 टेबल स्पून ही डाल देंगे अरारोट। आप यहाँ कॉर्नफ्लावर ले सकते हो अरारोट की जगह पर, या फिर गेहूं का आटा या मैदा भी ले सकते हो। अब दोनों ही चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करके एक स्मूथ सा ये पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को लगाने से जो हमारी मठरी है उसमें बहुत बढ़िया लेयर निकल कर आएंगी, जो कि अच्छी भी लगेंगी और मठरी और भी ज्यादा इनसे खस्ता बनेगी। तो इस तरीके का एक स्मूथ सा पेस्ट हमें ये बनाना है। अब इस पेस्ट को साइड में रखते हैं और हमने जो आटा रखा है इसको करीबन मैंने 5 से 7 मिनट रख लिया है। अब इस आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे, करीबन 20-25 सेकेंड। बहुत ज्यादा यहाँ पर इसको गूंथने की जरूरत है, बस हल्का सा इसको स्मूथ करना है। अब इसके बाद आटे को हम इस तरीके से पोर्शन में तोड़ लेंगे। उसके बाद इसका एक पोर्शन ले लेंगे और बाकी के आटे को अच्छे से कवर करके रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब जो पोर्शन हमने लिया है इसकी पहले हम एक चिकनी लोई बनाएंगे, उसके बाद इस लोई को किचन स्लेब पे रखेंगे। आप चाहो तो चॉपिंग बोर्ड पे या फिर चकले पे भी इसको बेल सकते हो, अगर आपके पास दोनों चीजें थोड़ी बड़े साइज में हो तो, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोटी है इसको हमें बड़े साइज में बेलना है। वैसे तो बेलते समय आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं है, बहुत ज्यादा रोटी चिपकेगी नहीं बेलन पे, फिर भी अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ थोड़ा सा ऑयल या घी बेलन पे लगा सकते हो। तो इस रोटी की जो मोटाई है वो हमें बिल्कुल पतली रखनी है। जितनी पतली रखोगे आपकी जो मठरी है उतनी ही ज्यादा लेयरदार बनेगी, उतनी ज्यादा खस्ता बनेगी। ज्यादा मोटी रोटी होगी तो जो आपकी मठरी है वो खस्ता नहीं बनेगी और थोड़ी सोगी रहेंगी। तो इस तरीके से पतली सी रोटी को बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम लगा देंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ है। इसकी एक पतली सी लेयर पूरी रोटी पे फैलानी है, ज्यादा मोटी लेयर आपने नहीं फैलानी, नहीं तो जो आपकी मठरी है ना फिर वो अच्छी नहीं बनेगी।
अब इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इस रोटी के ऊपर डाल देंगे और अब इसे एक दूसरी रोटी से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ जो आटा बाकी का रखा हुआ था उसी में से मैंने यहाँ 3-4 रोटी बेल के रख ली हैं। अब इस दूसरी रोटी के ऊपर भी हमें इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करना है। आपने पहले थोड़ा सा आटा लगाना है और उसके बाद फिर इसके ऊपर सूखा आटा लगाना है। उसके बाद हम एक तीसरी रोटी से इसको कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 रोटियों की एक लेयर बनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ी सी पतली रोटी बेलना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पहले से ही मोटी रोटी बेल देंगे तो जाहिर सी बात है, अभी आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि तो जो हमारी मटरी है ना वो थोड़ी सी सोगी सोगी सी बनेगी, खाने में मजा नहीं आएगा। तो अभी जो हमने ये तीसरी रोटी इसके ऊपर रखी हुई है, इसके ऊपर भी हम पेस्ट लगाएंगे, पर इस पे सूखा आटा नहीं लगाना है। अब इसके बाद हम इसका एक पोर्शन उठाएंगे और इस रोटी को हाफ फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। अब सेंटर में हम फिर से इसके ऊपर साटा लगा देंगे। इसके जो किनारे हैं उनके ऊपर हमें साटा लगाने की जरूरत नहीं है और बस साटे को लगाने के बाद ऊपर से फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। अब ये वाली साइड उठाएंगे और इसको हाफ फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। तो ये चकोर पराठे जैसे हो गई है। अब इसको थोड़ा सा दबा के बस इस पे सूखा आटा लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेना है। बेलते समय आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने लंबा बेलना है। जितना लंबा आप बेलोगे आपकी जो मटरी है उतनी ही ज्यादा बनेगी। चौड़ा आप थोड़ा सा कम रखना, जितनी चौड़ाई आप ज्यादा रखोगे तो जो आपकी स्ट्रिप्स बनाएंगे ना हम, वो उतनी ही ज्यादा लंबी बनेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी इस पराठे की आप मोटाई देख सकते हो, मैंने मीडियम रखी है। थोड़ी बहुत अगर पतली भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मटरी बहुत ही खस्ता बनेगी, पर ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। उससे फिर मटरी अंदर से एक तो पकेंगी भी नहीं, थोड़ी सोगी भी रह जाएंगी और कच्ची भी होंगी वो। तो इस तरीके से इसको बेलने के बाद अब हम नाइफ से इसमें कट लगा लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है मैं करीबन 1 इंच के आसपास रख रही हूँ। आप आधा इंच भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। तो जैसे आपको शेप पसंद हो ना उस शेप में आप इसको कट भी कर सकते हो। तो अभी ये जो स्ट्रिप्स है मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितनी सारी इसके अंदर लेयर आई है। आपको अभी देखने से भी पता चल रहा होगा। जब इसको हम फ्राई करेंगे तो जो ये लेयर है सारी बहुत अच्छे से निकलेंगे और मटरी बहुत बढ़िया बनेगी। तो अभी इसके बाद इन्हें फ्राई करना है, तो उसके लिए हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हो। बस तेल ऐसा नहीं लेना जिसकी एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सी स्मेल हो, जैसे सरसों का तेल वगैरह होता है, उससे मटरी का टेस्ट खराब हो जाता है। अब इस तेल को हम तेज आंच पे 3-4 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक मटरी पहले डालनी है। अभी आप देख रहे हो मटरी के साइड में मीडियम साइज के बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल अभी ज्यादा तेज भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो इस तरीके का मीडियम गरम तेल हमें रखना है। अब इसमें एक एक करके जितनी भी कढ़ाई में मटरी आती है उतनी हम डाल देंगे। बहुत ज्यादा भी नहीं डालनी है, नहीं तो मटरी को एक स्पेस नहीं मिलेगा फ्राई होने का और वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी। अब इनको डालने के बाद आंच को बिल्कुल धीमे पे रखना है और इन्हें आराम से फ्राई होने देना है। कुछ देर जब आप इसे फ्राई करोगे तो ये ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे और थोड़ी सी ये ऊपर से फ्राई भी हो जाएंगी। उसके बाद इसे हम चम्मच वगैरह से इस तरीके से हल्के हाथों से पलट देंगे। बस अब आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इनको आराम से फ्राई होने देना जब तक इनमें एक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बीच बीच में आप हल्का फुल्का इनको उलटते पलटते रहना ताकि जो मटरी है वो चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। यहाँ पर आंच आपने धीमे ही रखनी है। आप आंच को लो और मीडियम के बीच में भी कर सकते हो, पर तेज आंच पे इनको फ्राई मत करना, नहीं तो जो मटरी है वो आपके अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर थोड़ी सोगी भी रह जाएंगी। तो अभी आप देख रहे हो कि मटरी में बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इससे ज्यादा इनको फ्राई नहीं करना है क्योंकि अपनी हीट में इनका जो कलर है थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप किसी छलनी वगैरह पे इनको रख देना ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो बस इसी तरीके से हम बाकी की जो मटरी है उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो बस ये हमारी मूंग दाल की मटरी तैयार है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया मटरी बनी है, इतनी अच्छी इसमें लेयर निकली है और बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है। मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर तक ये बहुत अच्छे से फ्राई हुई है, बिल्कुल भी सोगी नहीं बनी है और बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल सोक नहीं किया है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स ये मूंग दाल की मटरी। आप इसको जरूर बनाना एक बार और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना, इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही आसान रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।